My topic is preventing arthritis with added corona scare. To connect with all my delegates and everybody, मैं कोशिश करूंगा कि simple language में ज़्यादा technical languages नहीं use करें ताकि all of us can be on the can understand each other and be benefited by the discussions. Uh, सबसे पहले हमें सोचना है कि आर्थराइटिस क्या होता है। आर्थराइटिस जो है एक ग्रीक वर्ड से ग्रीक वर्ड से बना है, जिसके दो हिस्से होते हैं, आर्थ्रोस जिसका मतलब है जॉइंट, और आइटिस जिसका मतलब है इन्फ्लेमेशन, मतलब जोड़ के अंदर सूजन होना, इन्फ्लेमेशन होना, सेल इकट्ठे होना, पानी इकट्ठा होना, जिसको कि हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो किसी भी जोड़ का अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं। डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज और ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये जो दोनों एक ही चीज को हम कहते हैं। उसके जो ये सबसे कॉमन टाइप है आर्थराइटिस की। प्रॉब्लम ये है कि इसकी प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, इसकी प्रेवलेंस धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे कि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है और लोगों के लाइफस्टाइल चेंज हो रहे हैं। हम समझें कि जोड़ क्या होता है। जोड़ एक जगह है जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिलती हैं, और जोन्स बोन्स के जो एंड होते हैं उन पे कार्टिलेज की लेयर होती है जो कि एक स्मूथ होती है और जोड़ को चलने में हेल्प करती है, और एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस या डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज में ये कार्टिलेज और उसके आसपास की जो हड्डी है, बोन है, उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये उसमें कैसे होता है, जबकि जब भी कोई नॉर्मल जॉइंट चलता है, टिश्यू आपस में एक दूसरे से साथ मूव करते हैं, सम कुछ ना कुछ वेयर टीयर वहाँ पे होता है रोजमर्रा की एक्टिविटीज के अंदर। साथ साथ रिपेयर प्रोसेस चलता है ताकि उसको हील कर सकें। और किसी वजह से जो रिपेयर प्रोसेस है वो फॉल्टी हो जाता है, या वेयर एंड टीयर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। ऐसे केस में डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज या ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने का खतरा हो जाता है। जो जो मेनली जो कार्टिलेज जो बोन के एंड्स में होती है वो इफेक्टेड हो जाती है, वो थिन आउट हो जाती है, बोन्स पास पास आने शुरू हो जाते हैं, और एक्सरे में हमें लगता है कि दोनों हड्डियों के बीच में गैप्स खत्म हो गए, हड्डी आपस में रगड़ खाना शुरू कर देती है, और क्लिनिकली पेशेंट को इस तरह की डिफॉर्मिटीज डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि हम देखते हैं दोनों घुटनों के अंदर इन महिला के कर्व डेवलप हो गई है। इस ये क्यों बीमारी होती है, इसका एग्जैक्ट कॉस्ट तो अभी तक नहीं क्लियर है, लेकिन ये देखा गया कि कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके होने से ये बीमारी ज़्यादा कॉमनली और जल्दी हो सकती है। एक तो इंक्रीजिंग एज, एज के हिसाब से ज़्यादातर देखा गया जैसे जैसे एज बढ़ती है इसकी बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। कुछ फैमिलीज में देखा गया है कि ये ज़्यादा कॉमन होती है, तो देयर इज सम जेनेटिक इनहेरिटेंस एज वेल। जो हमारे जो एक्वायर्ड रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो ओबेसिटी है, जिसकी जब ओबीज लोगों में प्रॉब्लम होने का खतरा ज़्यादा होता है। पुरानी कोई चोट वगैरह होती है तो उसमें ज़्यादा होता है, और अगर कोई सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो भी इस तरह की जोड़ों की तकलीफ होने का खतरा ज़्यादा होता है। एट द सेम टाइम देखा गया कि देयर इज ए जेंडर प्रीडिस्पोजिशन ऑल्सो, वुमेन में इट इज मोर लाइकली टू हैपन। कौन कौन से जॉइंट शरीर के इन्वॉल्व होते हैं? ज़्यादातर वेट बेयरिंग जॉइंट्स जो होते हैं, जैसे कि घुटना है, हिप है, कूल्हा है, एंड स्पाइन है, और फीट इन्वॉल्व होते हैं, कभी कभी हैंड भी इन इन इस तरह इस ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी में इन्वॉल्व हो सकता है। क्या इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं? सबसे पहले तो पेन होती है, जो जॉइंट है वो स्टिफ हो जाना शुरू हो जाता है, आसपास के मांसपेशियों में सूजन, वो इन्फ्लेमेशन जोड़ के आसपास हो जाता है, सूजन जोड़ में हो जाती है और आसपास की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, और ग्रेजुअली हड्डी एनलार्ज होनी शुरू हो जाती है, उसमें जोड़ में डिफॉर्मिटीज डेवलप होनी शुरू हो जाती है। उससे क्या नुकसान होता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि डिसेबिलिटी डेवलप होती है मरीज के अंदर, वो काम नहीं कर पाते हैं, काम पे जा नहीं पाते, छुट्टी लेनी पड़ती है, इलाज में खर्चा होता है, जो जो इवन जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है उसकी भी कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। बहुत से लोगों को शुगर, ब्लड प्रेशर, ऐसी तकलीफें होती हैं जिनको कहा जाता है कि आप चलें फिरें, सैर करें इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन आर्थराइटिस हो जाता है वो भी वो नहीं कर पाते हैं, तो जिससे इन चीज़ों का कंट्रोल भी मुश्किल हो जाता है। जब सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है तो पेशेंट को डिप्रेशन भी होना शुरू हो जाता है। कैसे इसको डायग्नोज करते हैं? ज़्यादातर हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन से पेशेंट की एज, उसके सिम्टम्स, उसके एग्जामिनेशन से इसको डायग्नोज कर पाते हैं, और ज़्यादा ज़्यादा कभी कभी प्लेन एक्सरेज हमें लेने पड़ते हैं, जिसमें काफ़ी इजीली हम लोग डायग्नोज कर लेते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है। MRI, CT स्कैन, हाई एंड इन्वेस्टिगेशन या ब्लड टेस्ट आमतौर से ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम इसमें इलाज क्या करना चाहते हैं?
इसकी कोई क्योर नहीं है, ऑस्टियोआर्थराइटिस देयर इज नो क्योर फॉर दैट। तो मेन इंपॉर्टेंट आ जाता है कि इसकी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमको इलाज करना होता है ताकि सिम्टम्स कम हो सकें, इम्प्रूव हो सकें, और उसकी डिजीज की प्रोग्रेस को हम स्लो कर सकें। तो पर्पज हमारा इलाज का होता है सिम्टम्स को मिनिमाइज किया जा सके, बोनी डिफॉर्मिटी होने से रोका जा सके, और पेशेंट को इस लायक बना दें कि डे टू डे अपना काम वो सब आसानी से कर सके। इलाज में हमारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड होते हैं जिसमें बिना दवाई के इलाज होता है, जबकि जो कि सबसे कॉमन है, सबसे ज़्यादा लोगों को हम इसी चीज़ से कंट्रोल करते हैं। फार्माकोलॉजिकल मेथड होता है जिसमें कुछ लोगों को दवाइयाँ देनी पड़ती हैं और बहुत से थोड़े से लोगों को हमें ऑपरेशन तक करने पड़ते हैं। जो कॉमन हमारे नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड है, जो कि जस्ट कॉमन, जिसमें ज़्यादातर लोगों को हम उससे ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, पेशेंट की एजुकेशन, उसको समझाते हैं बीमारी कैसे होती है, उसके लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा सिकाई वगैरह करने से गर्म या ठंडी से आराम मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारे कंट्रोल में है कि वेट लॉस, वजन को अपने ठीक करना होता है, और एक्सरसाइजेस करके अपने मसल्स को स्ट्रांग बनाना होता है और जॉइंट की स्टिफनेस को कम करना होता है। कुछ रोल हमारा फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का भी रहता है, और किसी जोड़ में बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो उसमें किसी तरह के वॉकिंग एड्स या ब्रेसेस या बेल्ट्स लगा के भी पेशेंट को हेल्प की जा सकती है। क्योंकि इसकी अब क्योर नहीं है तो हमें इसे कंट्रोल करना पड़ता है, और कंट्रोल की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि एक्सरसाइजेज एंड वेट रिडक्शन इज बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द कोर कंपोनेंट इन मैनेजमेंट। ये देखा गया है कि अगर मसल्स वगैरह वीक हैं या मसल एट्रोफी है तो वो एक प्री डिस्पोजिंग कॉज बन जाता है। ऐसे लोगों में जो मसल्स वीक होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो जितने एक्सरसाइज प्रोग्राम्स होते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, उनका पर्पस होता है कि मसल वीकनेस को हम ठीक कर सकें ताकि ऑनसेट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस को डिले किया जा सके। कई तरह की एक्सरसाइजेज हम लोग अपने मरीजों को सजेस्ट करते हैं। स्टैंडिंग एक्सरसाइजेज जो मसल्स को स्ट्रांग बनाती हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेज अपने हार्ट और लंग्स को स्ट्रांग बनाने के लिए होते हैं, और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज ताकि जॉइंट की जो स्टिफनेस है उसको हम कम कर सकें। इसके साथ साथ हमें एक्सरसाइज के बहुत से एडवांटेज होते हैं। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो मूड एंड आउटलुक इंप्रूव हो जाता है, पेन कम होनी शुरू हो जाती है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, हार्ट एंड लंग्स के हमारे ब्लड फ्लो इंप्रूव होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, बॉडी वेट हमारा कंट्रोल होता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक्सरसाइज एक इनएक्सपेंसिव मेथड है इलाज का, और अगर सही ढंग से किया जाता है तो उसको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की बीमारी में हमें गुड हेल्थ एटीट्यूड अचीव करना चाहिए। हमें अपनी जो हमारी जो कामयाबी है, हमारे पास जो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। जो हम नहीं कर सकते हैं उनके बारे में बहुत वरी नहीं करना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ्स को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर कोई काम करने में मुश्किल होती है तो छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करके कर सकते हैं, सारा एक साथ ना भी करें, ताकि हम उस काम को अपने इंडिपेंडेंटली कर सकें। हमें अपनी फिटनेस पे ध्यान देना होता है, अपने स्ट्रेसेस को कम करना है, और रेस्ट और एक्टिविटी दोनों को बैलेंस करें। अगर हम बहुत ज़्यादा रेस्ट करें तो भी नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं तब भी मुश्किल होती है। इसे दोनों को बैलेंस करके चलना होता है, और हमें एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना है अपने दोस्तों का, फ्रेंड्स का, ताकि सब मिलकर इस बीमारी को आसानी से फेस कर सकें। कभी कभार हमें फार्माकोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ करना पड़ता है, जिसमें दवाइयाँ होती हैं, डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स होती हैं, जिसके बारे में मेरे आगे के स्पीकर इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। या कभी कभी जोड़ के इंजेक्शन दिए जाते हैं, या क्रीम्स वगैरह लगाई जाती हैं। अ, बहुत थोड़े केसेस में हमें सर्जिकल मेथड का यूज़ करना पड़ता है, जिसमें आर्थ्रोस्कोपी, ऑस्टियोटमी और आर्थोप्लास्टी आता है। आर्थ्रोस्कोपी में हम लोग की होल सर्जरी से जॉइंट के अंदर की क्लीनिंग करते हैं। इट इज़ नॉट, इसके बारे में काफ़ी डिबेट है कि इसका कोई बहुत फ़ायदा है या नहीं है, लेकिन यंग लोगों में ऑस्टियोटमी डेफिनेटली फ़ायदा करती है कि बोन्स में अगर कोई डिफॉर्मिटी है तो उसको हम करेक्ट करके जो उनका अलाइनमेंट ठीक कर सकें और बीमारी से हम कंट्रोल कर सकें। और सबसे जो सबसे कामयाब इलाज है वो आर्थोप्लास्टी है, जिसमें जो डिजीज सरफेस है उसको निकाल के उसकी जगह आर्टिफिशियल जॉइंट सरफेस लगा देते हैं, ताकि पेशेंट की सिम्टम्स पूरी तरह फ्री हो जाते हैं। एक और एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ कि जैसे बहुत सीवियर आर्थराइटिस घुटने के अंदर है, जो जब उसको आर्थोप्लास्टी हो जाता है तो डिफॉर्मिटी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। और बहुत ब्रीफली मैं उसके अगर एक सही चुनाव किया जाता है मरीज का, सही पेशेंट में इसका इलाज होता है तो कितने वंडरफुल रिजल्ट्स आ सकते हैं, उसका बहुत छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप लेफ्ट साइड में देखें तो कितनी साहब की कितनी ज़्यादा डिफॉर्मिटी है, चलने में इतनी मुश्किल है, और राइट साइड में ऑपरेशन के बाद विद इन से अबाउट 2 वीक्स और सो, जब भी टाँके कटे हैं उनका चलना बहुत आसान हो गया, लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट हो गई हैं। तो ये फ़ायदे, वंडरफुल फ़ायदे होते हैं सर्जरी के, बट इट इज़ डन ओनली व्हेन इट इज़ वेरी एसेंशियल, एंड बाकी के सब मेथड्स हमारे कामयाब नहीं होते हैं।
इस समय पे एक और प्रॉब्लम हमारे सामने आई है कि देयर एडिशनल चैलेंजेस ड्यू टू पेंडेमिक। और पेंडेमिक, कोविड-19 के पेंडेमिक में ऑर्थोपेडिक्स की क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं। एक तो बोन एंड जॉइंट में लोगों को पेन ज़्यादा हो जाती है अगर किसी को कोविड की बीमारी है या उस तरह की तकलीफें हैं। एक और बड़ी बात है कि जो जो मरीज हमारे क्रॉनिक या डीजनरेटिव ऑर्थोपेडिक कंडीशन से पीड़ित हैं, उनको ज़्यादा अटेंशन नहीं मिल पाती क्योंकि सारा हेल्थ केयर सिस्टम कोविड के मरीजों को इलाज में लगा रहता है। तो इस तरह के पेशेंट्स हमारे निगलेक्ट हो जाते हैं, उनको पूरा इलाज नहीं मिल पाता है, उनकी तकलीफें बढ़ती चली जाती हैं। और किसी को अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस टाइप की बीमारी जिसमें इम्यूनिटी कम है, तो ऐसे लोगों में कोविड का इन्फेक्शन होने का चांस भी ज़्यादा होता है। तो ऐसे मरीज को हम अपने जो आर्थराइटिस के मरीज हैं उनको इस पीरियड में हम कैसे उनका ट्रीटमेंट करें, क्योंकि खतरा ये होता है कि अगर उनको हम हॉस्पिटल में बुलाते हैं या अपने क्लिनिक से बुलाते हैं तो उनसे उनको इन्फेक्शन देने या उनसे लेने का खतरा रहता है मरीजों से हेल्थ केयर वर्कर्स को और हेल्थ केयर वर्कर से मरीजों को। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो इलेक्टिव चीज़ें हैं, नॉन इमरजेंसी चीज़ें, उनके लिए उनको हम क्लिनिक या हॉस्पिटल में ना बुलाएं और ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करें कि टेली कंसल्टेशन फ़ोन के ऊपर बात कर लें या वीडियो कंसल्टेशन से उनको एडवाइस दे सकें ताकि उनका इलाज हो सके और उनको तकलीफों से कंट्रोल हो सके। अगर बहुत मजबूरी है, उनको हॉस्पिटल आना ही पड़ता है, बुलाना ही पड़ता है, तो ऐसे केस में फिर हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं ताकि हॉस्पिटल में कम से कम उनको खड़े रहना पड़े, कम से कम ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट हो और बीमारी के फैलने का खतरा कम से कम हो। अगर वो हॉस्पिटल में आते हैं तो वो भी और हेल्थ केयर वर्कर्स को भी, सबको हम पूरी तरह प्रिकॉशंस लेने को बोलते हैं, जिसमें मास्क आ जाते हैं, हेड हेड गियर और कैप्स आ जाते हैं, ग्लव्स आ जाते हैं और सैनिटाइजर्स यूज़ करते हैं ताकि एक दूसरे को इन्फेक्शन हम ना दे पाएँ। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एडिक्वेट डिस्टेंस रखा जाता है, इवन कर्टन लगा लेते हैं ताकि एक दूसरे को हम इन्फेक्शन ना ट्रांसमिट कर सकें। और अगर जो प्रिस्क्रिप्शन हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वो ऑनलाइन ले ली जाएँ ताकि ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट ना हो, पेशेंट को एक से दूसरे काउंटर्स पर ना जाना पड़े और किसी तरह का बीमारी के फैलने का खतरा उनको ना हो। कोशिश हमारी ये होती है कि ज़्यादातर लोगों को बिना ऑपरेशन की मेथड से हम ठीक कर सकें, नॉन ऑपरेटिव मेथड्स को यूज़ करें। बट अगर बहुत मजबूरी है, ऑपरेशन करना ही पड़ता है, तो हम और भर्ती करना पड़ता है पेशेंट को, तो कोविड एंड नॉन कोविड एरियाज़ को हम अलग रखते हैं, दोनों के ऑपरेशन थिएटर, वार्ड्स अलग रखते हैं। जो ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, स्पेशल इंतज़ाम किया जाता है ताकि एयर को लगातार साफ़ किया जा सके। और अगर जो हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, वो पूरी तरह पीपीई पहन के, पूरे किट्स पहन के प्रोसीजर्स करते हैं ताकि उनको, उनसे मरीज को और मरीज से उनको कोई खतरा ना होने पाए। और ऑपरेशन के बाद कोशिश करते हैं कि हॉस्पिटल में कम से कम रुकना पड़े ताकि इस तरह की चीज़ों से बचाव हो सके। ऑपरेशन के बाद भी हमारी कोशिश होती है कि अगर हमने कोई फिजियोथेरेपी करानी है, एक्सरसाइजेस करानी है, तो टेली रिहेबिलिटेशन से वो वीडियो के ज़रिए उनको गाइड किया जा सके। कोई ड्रेसिंग वगैरह होनी है तो घर में ही करा दिया जाए और ज़्यादातर एक्टिविटी घर में कर लें ताकि उन्हें किसी तरह से बीमारी को अचीव करने का खतरा ना हो। तो इसको मैं समराइज करूंगा जो कुछ मैंने कहा कि जो डिजनरेटिव जॉइंट डिजीज और ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एक सबसे कॉमन फॉर्म है आर्थराइटिस की और ये वियर एंड टियर की वजह से होता है। इसके रिस्क फैक्टर्स हैं एज, जेनेटिक्स, जेंडर, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड प्रीवियस इंजरीज। और सबसे ज़्यादा वेट बेयरिंग जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। इसकी वजह से जोड़ों में दर्द होती है, अकड़न आती है, स्वेलिंग आती है, डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं और पेशेंट को चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, डिसेबिलिटी होती है, डिप्रेशन हो जाता है एंड इंक्रीजिंग कॉस्ट टू हेल्थ केयर सिस्टम होती है। कोविड के मरीजों में, सॉरी, इनकी इस बीमारी को डायग्नोज करने के लिए ज़्यादातर हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और एक्सरे से हमारा काम हो जाता है। इन ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी के लिए क्योर नहीं है, लेकिन कोई उसकी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कंट्रोल और प्रिवेंशन के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइजेस, वजन को ठीक करना और पॉजिटिव हेल्थ अचीवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार हमें मेडिसिन और सर्जरी की तरफ भी जाना पड़ता है। कोविड के टाइम में देर आर स्पेशल चैलेंजेस फॉर आर्थराइटिक पेशेंट्स। जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं उनको कम अटेंशन मिल पाती है और उनको इन्फेक्शन लेने या देने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। तो जहाँ तक हो सकता है टेली कंसल्टेशन या वीडियो कंसल्टेशन से उनका इलाज की कोशिश की जा सकती है। अगर हॉस्पिटल में आना ही पड़े और भर्ती भी होना पड़े तो पूरी तरह से सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं, जिसमें मास्क, कैप्स, ग्लव्स और सैनिटाइजर आ जाते हैं। पेपरलेस वर्क, कम से कम ह्यूमन कॉन्टेक्ट की कोशिश की जा सकती है, कर दी जाती है। और ज़्यादातर बिना ऑपरेशन का इलाज करने की कोशिश करते हैं। अगर भर्ती करना ही पड़ता है, ऑपरेशन करना ही पड़ता है, तो सेपरेट इंडोर एंड ओटी फैसिलिटीज को हम रखते हैं। तो ये नटशेल में बताना चाह रहा था कि हमारी इस आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को हम कैसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं और कोविड के टाइम में हम उसके लिए एक्स्ट्रा केयर क्या कर सकते हैं।